नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे आज एक कॉमन लिवर की बीमारी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि HCC लिवर कैंसर के बारे में बात करूँगा। देखिए, ऐसे तो लिवर कैंसर के बारे में मेरे अन्य 2 वीडियोज़ हैं, पर इस फील्ड में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके बहुत ब्रीफ में मैं आपसे इसका ट्रीटमेंट आउटलाइन डिस्कस करूँगा। देखिए, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा यूजुअली लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में होता है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को हम जब भी किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है तो उसको हम स्क्रीनिंग और फॉलोअप सर्विलेंस यानी कि जब डायग्नोज होता है तो हमारी एक ऐसी ये होती है कि हम एक CT स्कैन करा करके देखें, ट्रिपल फेज CT स्कैन करा करके देखें कि पेशेंट को लिवर कैंसर तो नहीं है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, और अगर नहीं है तो फिर हम 6 मंथली एक टेस्ट होता है ब्लड का अल्फा फीटोप्रोटीन, कई बार इसमें लोग एक टेस्ट दूसरा PIVKA-2 ये भी यूज़ करते हैं, और अल्ट्रासाउंड, और जब भी कोई डाउट हो तो फिर एक बीच में ट्रिपल फेज CT स्कैन करते हैं। ज़्यादातर लिवर कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। ये एकमात्र कैंसर है जो कि बिना बायोप्सी के सिर्फ CT स्कैन के बेसिस पर डायग्नोज होता है, और इसका एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसको कहते हैं लाइरैड, LALIRAD, लाइरैड। और लाइरैड 5 जो कैटेगरी होती है CT स्कैन के अंदर वो HCC यानी कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की डायग्नोस्टिक होती है। तो जनरली क्या होता है कि हम लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को अगर हम सर्विलेंस ना करें तो काफ़ी लेट स्टेज में इस बीमारी का डिटेक्शन होता है। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें समझना होता है कि इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो लिवर के सिरोसिस की क्या कंडीशन है। लिवर सिरोसिस के कंडीशन को हम चाइल्ड स्कोर के बेसिस पर बताते हैं, चाइल्ड्स A, B और C। इसके अलावा जो ट्यूमर है उसकी नंबर क्या है, सिंगल है, मल्टीपल है, लिवर के अंदर खून की नसें, पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन इसमें अफेक्टेड हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें CT स्कैन से पता चलती हैं, या ये ट्यूमर लिवर से बाहर तो नहीं फैला है, ये PET स्कैन से पता चलता है। और तीसरी चीज़ है पेशेंट का परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, यानी कि पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी होती है। इसका एक सिंपल तरीका होता है जिसके जरिए, अगर जस्ट उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर पेशेंट अगर बहुत ही चलने फिरने के लायक नहीं है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो ये पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस हुआ, फिर इसका किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इन 3 फैक्टर्स को लेकर के एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर सिस्टम, BCLC। तो BCLC 0 से लेकर के 4 तक होता है, और इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, अगर हम 0 से शुरू करें, अगर ट्यूमर बहुत छोटा है, लिवर फंक्शन अच्छा है, तो हम लिवर रिसेक्शन यानी कि एक हिस्से को काट के हटा सकते हैं। अगर काट के नहीं हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन होता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन, मोस्टली अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बाहर से एक नीडल के ज़रिए इस ट्यूमर को बर्न कर सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन बार्सिलोना क्लिनिक क्लासिफिकेशन BCLC 0 या A के पेशेंट्स के लिए लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये 3 जो ट्रीटमेंट होते हैं ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि इससे बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। ट्रांसप्लांट के बाद एक नया लिवर आ गया, लिवर का ट्यूमर बर्न हो गया या उसको काट के हटा दिया गया। इन सारी स्थिति में भी सर्विलेंस यानी कि वापस कैंसर तो नहीं आएगा, उसके लिए ज़रूरत होती है टेस्ट्स के द्वारा, मेनली CT स्कैन के द्वारा। जो इंटरमीडिएट स्टेज ट्यूमर्स होते हैं यानी कि BCLC B और BCLC C, इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लोको रीजनल ट्रीटमेंट। लोको रीजनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब ये ट्यूमर खून की नस में फैल जाए या ट्रांसप्लांट या रिसेक्शन की हालत से बाहर हो या RFA की हालत से बाहर हो, तो इसको रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस के द्वारा छोटा करना या कंट्रोल करना। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, TACE, या ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन यानी कि TARE, ये 2 मेन ट्रीटमेंट होते हैं। और अब काफ़ी सारे रिसर्च में ये भी है कि SBRT यानी कि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के द्वारा अगर खून की नसें, पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन इन्वॉल्व हो, मेनली पोर्टल वेन, तो वो नसों को छोटा कर सकते हैं। कई बार ये ट्यूमर्स को डाउन साइज करके लोको रीजनल ट्रीटमेंट के द्वारा हम पेशेंट्स को बाद में ट्रांसप्लांट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी ग्रुप ऑफ एक ड्रग आती है जिनको कि हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। देखिए, लिवर कैंसर में
कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। 2010 में पहली बार सोराफिनिब एक दवा आती है जो कि पहली बार एक ब्रेक थ्रू ड्रग थी, जिसके बाद से लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ा। सोराफिनिब के बाद लेनवाटिनिब एक दवा आई। ये सारी दवाइयाँ इम्यूनोथेरेपी की कैटेगरी में आती हैं। और उसके बाद अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानी जाती है वो होती है, संक्षेप में हम उसको एटीजोबेव, ये 2 दवाइयाँ होती है, एटीजोलिजुमैब और बेवासिजुमैब। बेवासिजुमैब एक पुरानी दवा है, एटीजोलिजुमैब एक PDL1 इनहिबिटर होती है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो BCLC C स्टेज में या B में या तो अलोन दे सकते हैं या लोको रीजनल थेरेपी के साथ, टेस या टेयर के साथ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। और इससे डाउन साइज होने के बाद पेशेंट्स बाद में ट्रांसप्लांट के लिए भी कंसिडर किए जा सकते हैं। BCLC D जो स्टेज होती है, जैसा मैंने कहा, अगर लिवर फंक्शन बहुत पुअर है, यानी कि चाइल्ड C स्कोर है या पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत पुअर है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं और ये कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं, आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे और फ़ायदा नहीं होगा। कई बार BCLC D के पेशेंट्स अगर कुछ उनकी कंडीशन इंप्रूव हो तो ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। और जनरली इन पेशेंट्स के लिए जो हम ट्रीटमेंट कहते हैं बेस्ट सपोर्टिव केयर, यानी कि ट्रीटमेंट सिम्टम्स के बेसिस पर किया जाए, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो बहुत ही संक्षेप में ये BCLC के क्लास के दायरे में जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ट्रेडिशनल 3 ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, रिसेक्शन, ट्रांसप्लांट, उसके अलावा B और C में, BCLC B और C में टेयर, टेस और अब ये इम्यूनोथेरेपी और SBRT रेडिएशन। तो ये काफ़ी चॉइसेस हैं। और जो मैंने बात एटीजोबेव पे ख़त्म की, इसके बाद भी कई सारी नई दवाइयाँ हैं, जिसमें डुर्वालिमैब एक नई दवा है जो कि अवेलेबल है अब। हालांकि दवा अभी महंगी है बट ये कारगर दवा है और ये एटीजोबेव का एक ऑल्टरनेटिव है। तो अब और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में बहुत सारी नई दवाइयाँ उपलब्ध होंगी जो इस मुश्किल बीमारी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।